प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम देश की राजनीति पर ही आज एक बार फिर बात करेंगे। चल रहा 2023 है, पर तैयारियां राजनीतिक हलकों में 2024 को लेकर हो रही है। 2024 में आम चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होना है। दो चुनावों में लगातार शिकस्त खा चुके भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल अब एक और हार के लिए तैयार नहीं है। सब अपने अपने स्तर पर जमावट करने में लगे हैं। सबको समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी की कद्दावर शख्सियत और भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्षमताओं को अब अकेले हराना तो संभव नहीं है। तो इसलिए वो तमाम दल जो पहले अलग अलग आपस में लड़ते थे, कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ में मिल जाएं, मिलकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं और कुछ ऐसा कर जाएं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा पाए। इस कवायद के तहत पिछले 2 दिन काफी गतिविधियों भरे देश की राजधानी दिल्ली में रहे। शरद पवार जो अचानक भाजपा के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे अडानी मामले में, उन्होंने भी अपना सुर बदला, सीधे दिल्ली आए। दिल्ली में खड़गे जी से भी मिले और राहुल गांधी जी से भी मिले और कहा इस सरकार को हटाना है, हटाने के लिए साथ आना है। नीतीश कुमार जो एक समय पर अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे, ऐसा उनके समर्थक बता रहे थे, वह भी दिल्ली आए, वह भी राहुल गांधी से मिले, खड़गे जी से भी मिले। उन्होंने भी कहा सबको मिलना चाहिए और मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। साथ में ये भी कहे मैं 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं। अरविंद केजरीवाल से भी मिले, वो केजरीवाल जो भाजपा और कांग्रेस के इतर तीसरी शैली की राजनीति की बात करते थे, उनका भी स्वर बदला, बोले सबको मिल जाना चाहिए, इस सरकार को हटाना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये लोग मिल रहे हैं और मिल रहे हैं तो क्या भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन रहे हैं, या इनका मिलना भाजपा और नरेंद्र मोदी को और अधिक मजबूत करेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी स्वर पिछले कुछ समय से बदला हुआ है। वो इन लोगों के इकट्ठे होने को ही निशाना बना रहे हैं और बता रहे हैं मैं जो कुछ भी कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहा हूं, और जिन लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से परेशानी है वो सब मिल रहे हैं, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए, यानी जनता साथ दीजिए। तो कुल मिलाकर इस जमावट पे आज बात करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र एकता को समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि जब वे एक हो जाते हैं तो कमजोर भी मजबूत हो जाते हैं। फ्रेडरिक वॉन शिलर जर्मन दार्शनिक और इतिहासकार, उन्होंने ये कमाल की बात कही थी। जीवन का तजुर्बा ऐसा है कि इसे हमारे गांव के बुजुर्ग भी सामान्य तौर पर कहते रहते हैं, पर दिक्कत यह है कि हम सब अपने निजी स्वार्थ में ऐसे उलझ जाते हैं कि सामूहिकता की बात, एकता की बात उस समय भुला जाते हैं। विपक्ष के साथ तो इस देश में ये तकलीफ काफी पुरानी है, तो क्या इस बार विपक्ष इसे भुला देगा और एक हो जाएगा, या नरेंद्र मोदी और भाजपा का भय इन्हें एक बनाए रखेगा? जहन में रखते हैं इस बात को और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं कई। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं, कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, विचारवान राजनीतिज्ञ हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में दोनों में ही सिद्धहस्त हैं। समझेंगे उनसे इन कोशिशों को लेकर। हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। शरद पवार की भूमिका को लेकर बड़ी उम्मीदें एक बार फिर जागी हैं, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र मंडल जी हमारे साथ प्रदेश महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, जिसकी ओर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं विपक्ष को एक करने के लिए। हमारे साथ इंजीनियर इमरान लतीफ़ भी है। आप नई नई राष्ट्रीय पार्टी, केजरीवाल मोदी जी के विकल्प, अब तक ये बात थी, पर केजरीवाल जी ने भी स्वर बदला है, बोले साथ आओ एक साथ तभी बात बनेगी। क्योंकि सिसोदिया जी भी कहीं हैं, केजरीवाल जी के बुलावे की भी खबरें आ रही हैं, बदल रहा है। और इन सब के बीच में हमारे साथ अजय विश्नोई जी भी जुड़े रहे हैं। अजय विश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, वह भी हमारे साथ है। आप सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत बृजमोहन श्रीवास्तव जी से करते हैं। क्या हुआ बृजमोहन जी? अचानक देश की राजनीति में लोग देख रहे थे कि पवार साहब तो भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं, अडानी के लिए बढ़ रहे हैं। पवार साहब हमेशा चौंकाते हैं, पहले भी चौंकाया था जब उन्होंने अडानी के समर्थन में बयान दिया, जेपीसी की खिलाफत का बयान दिया, अब फिर चौंका दिया। पवार साहब जैसी बड़ी शख्सियत राहुल गांधी से मिलने के लिए आ गई। कांग्रेस यही बता रही है राहुल जी से मिलने के लिए आए। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कांग्रेस ने बताया।
खड़गे जी से भी मिले, और सबसे महत्वपूर्ण बात जेपीसी के संदर्भ में भी बोल दिए, बने मेरा कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आपसे जानना ये चाहता हूँ, क्या ऐसा हुआ जिसके चलते जिस कांग्रेस से लड़ते झगड़ते थे, अब सब कांग्रेस को साथ लेकर मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं? मोदी का भय, भाजपा की संभावित जीत डरा रही है क्या? हिमांशु जी, आपने 5-6 प्रश्न एक साथ किए, मैं उसको कंक्लूड करता हूँ जी देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शरद पवार जी जब भी कभी कोई बात कहते हैं जी तो पार्टी वो हमेशा देश हित को सबसे पहले सामने रखते हैं जी और अपने उद्देश्य को सामने रखते हैं। इस बात को उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था जिस समय उन्होंने जेपीसी की मांग पे कहा, हिंडनबर्ग के ऊपर उन्होंने कहा था कि मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं और इसको मैं अपने गठबंधन के साथियों पे थोप नहीं रहा हूं। जी मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। अगर गठबंधन के साथी, अगले दिन उन्होंने नासिक की उस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर गठबंधन के साथी नहीं चाहेंगे किस मुद्दे पे जो मैंने कहा है, अगर उससे वो सहमत नहीं होंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन की जो भी निर्णय होगा उसको मैं मानूंगा। एक जी दूसरा, आपने जो कहा कि राहुल गांधी जी से मिलने गए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब से मिलने गए और ये जो उनका प्रोग्राम था, मेरे को जहां तक मालूम है, अभी मेरी 2 रोज में आदरणीय पवार साहब से कोई चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे मालूम है कि उनका कोई भी जब प्रोग्राम बनता है तो कम से कम 12 से 13 दिन पहले का उनका प्रोग्राम तय होता है। तो यदि वो यहाँ पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ये उनका प्रोग्राम 12 से 13 दिन पहले तय हुआ होगा, तभी उनकी ये मुलाकात हो रही है। और हम लोग यूपीए के साथी हैं। आदरणीय शरद पवार साहब 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं जी और आदरणीय राहुल गांधी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। उनसे मिलना और उनके पास जाके मिलना, इसमें मैं सोचता हूं कि शायद कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कि इस पे एतराज किया जाए। क्यों नहीं मिल सकते उनसे? और राहुल गांधी जी पवार साहब के पास आके मिलते हैं, एक बार नहीं कई बार पवार साहब के घर पे आके उन्होंने चर्चा की है। तो मैं ये सोचता हूँ ये इस बात को सिर्फ यहां तक सीमित करके देखना कि राहुल गांधी जी से मिलने गए पवार साहब और इससे उनका कद कोई राजनीति में छोटा हो गया है, तो शायद आपका मंतव्य शायद इसी प्रकार का है। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आने जाने से और जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, बात नहीं, नहीं मैं थोड़ा करेंगे। स्पष्ट कर दूं ब्रजमोहन जी, मेरा कतई आशय नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या 2024 के चुनाव के संदर्भ में राहुल गांधी को आगे करके लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है? सबने मान लिया है कांग्रेस जरूरी है, कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी का होना जरूरी है और मोदी के सम्मुख एक बड़ा चेहरा होना जरूरी है। तो क्या पवार जी की इस पहल को राहुल जी के संदर्भ में स्वीकारोक्ति बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जाए? ये सवाल है ब्रजमोहन जी। मैं इसको इस ढंग से नहीं देखता, मैं इस ढंग से देखता हूँ, ये बात बिल्कुल तय है कि अगर भारत में भाजपा के विरुद्ध अगर कोई मोर्चा तैयार होना है तो उसकी केंद्र बिंदु में कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले हैं, 12 करोड़ वोटों की पार्टी है वो। और अगर हम लोग इस बात को ये माने कि साहब कांग्रेस के साथ हमको गठबंधन नहीं करना है या कांग्रेस की बात को नहीं सुनना है, तो मैं सोचता हूं कि शायद ये राजनीतिक भूल होगी। अगर और कांग्रेस के साथ बैठ के बात करना तो जरूरी है, इसमें मैं सोचता हूं कि कहीं कहीं कि किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक बात आपने पूछा क्या राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अभी नेतृत्व की तो बात ही नहीं आई है जी अभी तो बात यह है कि सारे लोग मिलकर, जितने भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से असहमत है, उनका लोकतंत्र और संविधान को जिस प्रकार से वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उससे जो लोग असहमत लोग हैं, उन सारे लोगों को एक मंच पे आना है, सारे लोगों को एक साथ बैठना है। तो पहले आदमी बैठे। और क्योंकि ब्रजमोहन जी, आप थोड़े विचारवान राजनीतिज्ञ हैं, महज अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रहते हैं, देश दुनिया के संदर्भ में एक व्यापक आयाम पर देखते हैं। एक सवाल और लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। क्या चेहरा विहीन गठबंधन नरेंद्र मोदी की शख्सियत को चुनौती दे पाएगा? अतीत में भी अगर दृष्टि डालें, इंदिरा गांधी का दौर था, तो इंदिरा गांधी के दौर में चुनौती के लिए जयप्रकाश नारायण जैसी कद्दावर शख्सियत थी। राजीव गांधी के खिलाफ भी एक वातावरण बनाया तो उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में एक चेहरा सामने आया। अटल जी लंबे समय तक एक चेहरा रहे और 2014 में भी अगर चमत्कारिक प्रदर्शन भाजपा ने किया तो शायद आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से कि उसमें एक बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी के चेहरे की थी। क्या 2024 के चुनाव के संदर्भ में एक मंच पर विपक्ष आए जरूरी है, पर क्या उतना ही जरूरी एक चेहरे को सामने लाना भी नहीं है?
मैं इसको स्पष्ट करूं, देखिए दो चीजें चाहिए, या तो चेहरा हो या कोई प्रोग्राम हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जो समूह को, जिसपे सारे लोग सहमत हो। जी मुझे लगता है कि ये बात सच है कि अभी चेहरा तय नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी चेहरा तय भी नहीं हो पाएगा। पर यह बात तय है कि सारे लोग एक मुद्दे पे सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की जो मानसिकता है, जिस प्रकार से उन्होंने ये तय किया है कि देश के अंदर हम किसी भी राजनीतिक दल का वजूद समाप्त कर देंगे। आप देखिए कि 2014 में जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि मैं भारत को कांग्रेस विहीन करूंगा। ये कांग्रेस विहीन करने का सोच उनके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि वो ये चाहते थे, वजूद खत्म करने का काम कौन सोचता है जिसके मन में हिंसा हो। तो जो व्यक्ति हिंसात्मक तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात सोच रहे हो, आदरणीय नड्डा साहब बिहार में जाके बोलते हैं मैं क्षेत्रीय पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी वजूद खत्म कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी वजूद खत्म करने के लिए जब निकल पड़ी है, तो निश्चित रूप से उससे लड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से हमको लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस पे सारे राजनीतिक दल जो सहमत हैं वो सब एक साथ। तो ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वजूद बचाने का संघर्ष है। अब वजूद किसका? लोकतंत्र का, क्या अपने दल का? सवाल है। हमारे साथ शैलेंद्र मंडल जी हैं, नीतीश कुमार भी निकले हैं, त्यागी की भूमिका में निकले हैं। लोग सोचते रहते थे दिल्ली में बैठे हुए, समय आ रहा है, नीतीश कुमार बिहार से निकलेंगे, देश की उम्मीद बनेंगे। नीतीश कुमार जी दिल्ली आए तो सही, पर देश की उम्मीद बनकर नहीं, विपक्षी दलों की उम्मीद जगाने के लिए। भाई मेरे नाम पर विचार मत करो, पर साथ आ जाओ, भाजपा से निपटने के लिए एक साथ रहो। तो मंडल जी आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस स्वीकार, राहुल गांधी स्वीकार, या कुल मिलाकर कुछ तो करना है तो आए बात करके चले गए? लगना चाहिए लड़ रहे हैं। जी नहीं, हम लोग गंभीरता से, हमारे नेता देश के, मेरे हिसाब से आज की तिथि में देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय नेता है। इनसे ज्यादा विश्वसनीय नेता मैं अपना किसी को नहीं देखता। ये आज तक लंद फंद में या किसी भी तरह का अनावश्यक किसी विवाद में अपना काम में विश्वास करते हैं, मन की बात नहीं करते। धरातल पर जो दिखाई दे रहा है पूरे देश के समक्ष कि युवाओं का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, भुखमरी का सवाल हो, संविधान पर जो खतरा है उसका सवाल हो, अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर जो खतरा है उसका सवाल हो, ये सभी लोगों से देख लिया गया है कि ये लोग देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं और सबको समझाने चल पड़े हैं हमारे नेता और देश के सबसे विश्वसनीय नेता। चेहरा की बात तो वो लोग करते हैं, यहाँ प्रेसिडेंशियल का चुनाव नहीं न हो रहा है, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं न हो रहा है कि एक व्यक्ति को चुनना है जी, यहाँ तो विचारों का चुनाव हो रहा है। ये एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ढोंगी लोग हैं जी। आवाज कट रही है? आवाज तो नहीं कट रही है, पर शैलेंद्र मंडल जी मेरा एक सवाल है। आपने तो विपक्षी एकता की कोशिशों में अपने पहले वाक्य के साथ ही सेंधमारी कर दी। अजय विश्नोई जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपने बताया देश के सबसे विश्वसनीय नेता जो है वो नीतीश कुमार है। क्या करें अरविंद केजरीवाल? आत्महत्या, क्योंकि विश्वसनीय तो नीतीश कुमार की है, जो चौथे नंबर की पार्टी हो गई बिहार में, और जो अपने किसी भी दल को सामने टिक नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो विश्वसनीय नहीं है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चल लिए जनता में विश्वास जगाने के लिए, आपने एक झटके में उन्हें खारिज कर दिया। सबसे अनुभवी राजनेता हैं देश की राजनीति में शरद पवार। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी क्या करेंगे आप? आपके सामने बताया है आपके साथी ने, पवार जी अनुभवी होंगे पर विश्वसनीय सबसे ज्यादा जो है वो नीतीश कुमार है। तो आपसे जानना चाहता हूं मंडल जी, ऐसे बयान के साथ, ऐसे दावे के साथ एक मंच पर कैसे आएंगे विपक्षी? बिल्कुल, मेरी बात तो आप पूरी होने ही नहीं दिए जी। मैंने कहा कि पहला बात तो मैंने ये कहा, आप जिस चेहरे के नाम पर विपक्षी एकताओं पर जो ग्रह लगाने की बात हो रही है, मैं तो इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं है, देश को जिस गति में ले जा रहा है चेहरे की ओर जी। अगर ऐसा चेहरे की बात होती है तो आपने नीतीश कुमार जी के, हमारे नेता के नाम लेकर के आपने कहा कि विपक्षी एकता के लिए चल पड़े हैं,
इस संदर्भ में मैंने कहा कि देश के सर्वश्रेष्ठ आज की तिथि में विश्वसनीय नेताओं में, विश्वसनीय चेहरे का अगर कंपटीशन हो तो नरेंद्र मोदी जी उनके सामने में कुछ भी नहीं है। विश्वसनीयता का सवाल हो, जो बोले आज तक किए, बेमतलब का बात नहीं किए। और जो आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी जितना बात बोले सब उसका उल्टा हुआ देश के सामने में। तो मैं इस संदर्भ में बोला जी कि हमारे नेता सबसे विश्वसनीय नेता है, चेहरा है जी, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि विपक्षी ये चेहरा की बात है। मैंने तो इस संदर्भ को आगे बढ़ाया जी कि चेहरा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो है कि हम लोग जो जनतंत्र को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए कि हमारे नेता चल पड़े हैं, विपक्षी नेताओं के सब लोग मिलकर देखो, ये भाई समझा रहे हैं कि देश पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है ना, अभिव्यक्ति पर खतरा है। ये अगर अभी नहीं, एक बार बताओ शैलेंद्र मंडल जी, क्या लोकतंत्र पे खतरा है भाई? बढ़िया चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं। इसी चुनाव के अंतर्गत उड़ीसा में बिजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक जीतते हैं। ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से फिर सत्ता में आती हैं। नीतीश कुमार भी सत्ता में आने में कामयाब होते हैं। नरेंद्र मोदी भी उसी प्रक्रिया के तहत चुनकर आते हैं, उनकी पार्टी भी चुनकर आती है। उनका चुना जाना, उनका प्रधानमंत्री बनना, भाजपा का स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाना लोकतंत्र को खतरे में लाना हो गया। लोकतंत्र के तहत तो चुने जा रहे हैं, इतने घबरा क्यों रहे हैं आप? घबरा नहीं है, डाटा बता रही है कि देश में इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि भारत का जो बेरोजगारी है पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत विश्व के 30 राष्ट्रों में शामिल हो गया है जहां भुखमरी और कुपोषण चरम पर है जी। और सबसे विश्वसनीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बन चुका है। धन्यवाद शैलेंद्र मंडल जी। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, मुकेश नायक जी और अजय विश्नोई जी। विश्नोई जी के पास जाऊं उससे पहले बेहतर होगा कि मैं एक बार मुकेश नायक जी से भी जानूं इन एकता की कोशिशों को। सब एकता के लिए कांग्रेस तक तो तैयार हो गए, पर कांग्रेस का चेहरे को लेकर तैयार नहीं, राहुल गांधी को लेकर तैयार नहीं, साफ तौर से दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं नायक साहब? मुकेश नायक जी को लगता है कि मोदी जी का भय कोई चमत्कार कर देगा? देखिए, मोदी जी का भय चमत्कार नहीं करेगा जी। मोदी जी जिस ढंग से पार्टी को चला रहे हैं और देश को चला रहे हैं और जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार देश के पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रहे हैं, वो चमत्कार कर देगा जी। आप देखिए कि भारत में किस तरह से विपक्ष को निर्ममता के साथ खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। जी। एक भारत का जो लोकतंत्र अपनी उदारता, सहिष्णुता और सद्भाव के लिए जाना जाता था, जहां विंडेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होती, आज तो ये चालू हो गया कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि विपक्ष की नेता को जेल में डाल दो, उसकी सदस्यता को खत्म कर दो, उसके वजूद को खत्म कर दो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दो। आज भारत का लोकतंत्र दिशाविहीन होकर उस विंडेक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, जिसके लिए भारत के संसदीय प्रजातंत्र में कोई जगह नहीं। अब आप देखिए कि बार बार देश की राजनीति में घुमा फिरा कर जी। पूरा देश, पूरा मीडिया और बीजेपी खास तौर पर अब चेहरे की बात करने लगी है, चेहरे की। ये संसदीय प्रजातंत्र का देश है, यहाँ कोई राष्ट्रपति शासन प्रणाली तो है नहीं। कोई सांसद, कोई पॉलिटिकल वर्कर अपने लोकसभा क्षेत्र में अगर अच्छी सेवाएं देता है, काम करता है, जैसे दक्षिण भारत में है, उसके पास कैडर है, तो कोई भी पार्टी का नेता, कोई भी चेहरा मैदान में आ जाए, वो अपनी डेमोक्रेटिक स्पेस बचा देता। तो संसदीय प्रजातंत्र में ये जो चेहरे का चक्कर शुरू हुआ, तो इसलिए शुरू हुआ है कि जो क्षेत्रीय अस्मिताओं को लेकर जो पार्टियां चल रही, जो रीजनल पार्टी जिस विचार को लेकर, रीजनल सेंटीमेंट को लेकर चल रही, ये चेहरे की राजनीति उन पर प्रहार करे। और ये बात पूरे देश के क्षेत्रीय दलों में, विपक्षी दलों में घुटन पैदा करते हैं। दूसरी बात,
जो विंडेक्टिव पॉलिटिक्स है, जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो बीजेपी सीबीआई को तोता बताती थी, तोता कांग्रेस का, और उसका और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका किस भीषण तरीके से मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, और केवल विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए हो रहा है। उनके बिजनेस खत्म कर दो, उनके घर पर छापे मार दो, उन पे केस रजिस्टर्ड कर दो, उन्हें जेल भेज दो। तरह तरह से जो भय, असुरक्षा और घुटन और बेचैनी की जो अपोजिशन पार्टी के साथ जो राजनीति बीजेपी ने की है, उस राजनीति ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। और संसदीय प्रजातंत्र में जब सारे राजनीतिक दल पूरे देश में चुनाव लड़े थे, तो जिस पार्टी का संख्या बल ज्यादा होगा, जब गठजोड़ होगा, सब बैठेंगे, तो संख्या बल और पॉलिटिकल लीडरशिप की एक्सीलेंस, गुणवत्ता, दोनों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय होता है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है किसी भी व्यक्ति के नाम पर अगर सहमति बन रही है तो वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है या नहीं है। तो दूसरी चीज ये देखी जाती है कि जिस राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा सदस्य जीत कर आए हैं, तो जो पर एक कार्यक्रम को तय करेंगे, उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अब किस नेता को आगे करें। मैं अजय विष्णु जी के पास जाऊं उससे पहले नायक साहब आपके तर्क के संदर्भ में एक सवाल करना चाहता हूं। ये चेहरे के सवाल पर आपको इतनी नाखुशी क्यों है? आपकी तो पार्टी चेहरे के आधार पर ही देश में समर्थन हासिल करती रही है। नेहरू जी चेहरा थे, जनता रीझ जाती थी, झोली भर भर जाती थी वोट से। इंदिरा गांधी चेहरा थी, जनता मर मिटती थी। लोग कहते थे लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर दो वो जीत जाएगा, ऐसा चेहरा होता था। राजीव जी का भी चेहरा था। क्या बात है, राहुल जी के चेहरे में दम नहीं है तो आपको लग रहा है चेहरे की बात करने की जरूरत नहीं है? आपसे जानना चाहता हूं नायक साहब, क्या आपको नहीं लगता, आपका तो इतना अध्ययन है, कि नरेंद्र मोदी को एक चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया हुआ है? उसके सामने चेहरा चाहिए, मौन नहीं। जरूरत नहीं समझ रहे। 4,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद भी राहुल गांधी को पेश करने में संकोच, कमजोर है आपका नेता, टिकेगा नहीं। देश को केवल चेहरा नहीं चाहिए जी, इस देश को चाल चरित्र भी साथ में चाहिए। ये बहुत 140 करोड़ देश का जो समृद्ध विविधता का देश है जी, इसको जो पॉलिटिकल लीडर है वो किस दृष्टि से देखता है, इस समृद्ध विविधता को किस तरह से स्वीकार करता है जी, इस समावेशी समाज को लेकर, समता मूलक समाज को लेकर उसका क्या दृष्टिकोण है, क्या दृष्टि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक अच्छा चेहरा, अच्छा भाषण, समझ गए, और एक हेड काउंट के आधार पर एक बहुसंख्यक लोगों को अलग करके और देश के वोटर्स में विभाजन करके, पोलराइजेशन करके, अगर 30%, 29% वोट लेके अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनता है 100% में से, तो आप क्या समझते हैं कि कोई ये चेहरे का कमाल? दक्षिण भारत में क्या स्थिति है बीजेपी, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है आज की तारीख में बीजेपी, और यहाँ तक कि उत्तर भारत में भी जो गवर्नेंस का जहां तक मामला, परफॉर्मेंस का जहां तक मामला है, आप देखिए कि अगर परफॉर्मेंस सही होती तो ये भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों से ध्यान हटाकर, जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों से ध्यान हटाकर, ये दूसरे नायक साहब आपका अपना नजरिया लेगा। आपने सवाल किया कि बंगाल में क्या स्थिति है। आप आंकड़ा देखिए, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस से मात्र 4 सीटें पीछे रही भारतीय जनता पार्टी। मोदी के चेहरे की तो कमाल है, नहीं तो वही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के चुनाव के अंतर्गत तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले टिकी नहीं। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अजय विष्णु जी मेरे साथ हैं। कैसी राजनीति कर रहे हैं विष्णु साहब? जो लोग आपस में लड़ रहे थे वो आपके कारण से गले मिल रहे हैं। क्या कमाल की राजनीति आपने की। मार तो नहीं खाया जा रहे, इतने शत्रु बना लिए कि सब दुश्मनों को परस्पर दोस्ती महसूस होने लगी है। विष्णु साहब, मोदी जी की ये रणनीति भारी तो नहीं पड़ जाएगी? डर नहीं लग रहा आपको? ये क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस को कोसते थे वो भी बोल रहे नहीं अपने को साथ रहना है। नीतीश कुमार, हाँ साथ रहना बड़ा जरूरी है भाई। शरद पवार,
अपने बयान में 24 मिनट घंटे नहीं रहे, बोले अगर आप लोग तैयार हो मैं छोड़ता हूं अपनी बात को। क्या कहता है विष्णु साहब, चुनौती बड़ी हो गई? अभी तो बहुत शुरुआती क्षण है, बहुत शुरुआती पल है, बहुत सी हिचक दिख रही है अलग अलग नेताओं में, अलग अलग दलों में, किंतु परंतु के इतने सारे ढेर सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमको किसी भी विपक्ष के नेता के पास नजर नहीं आते हैं। बात वहीं से शुरू कर लें जो चेहरे की कमजोरी दिख रही है। तो चेहरे की कमजोरी में आज की तारीख में इन्होंने चेहरा ढूंढ के निकाला है, तो ये समझते हैं कि नीतीश जी जो हैं, नीतीश बाबू के चेहरे पे ये चुनाव लड़ लेंगे। तो नीतीश बाबू बिहार में ही कोई कमाल नहीं दिखा पाए अपने चेहरे के साथ में। सबसे छोटे दल के सब मुख्यमंत्री बनके इतने लंबे समय से बैठे हुए हैं, उनने अपना कमाल वहां नहीं दिखा पाए हैं। पूरे देश भर में क्या कमाल दिखा देंगे? स्वीकार्यता और स्वीकारोक्ति की बातचीत है तो अभी जो 2-3 दिन पहले राहुल गांधी के यहाँ जाके ये मिले हैं, वहां पर भी जिस वक्त ये मिले तब तक तो ठीक था, इकट्ठे बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, से एक दल बनाना चाहिए, साथ लड़ना चाहिए, वहां तक भी ठीक था। नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन होगा, तो इस पर सब मौन थे, कोई उस विषय को फैसला नहीं कर पा रहा। कई चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रहा। ये नीतीश जी जो गए, राहुल गांधी से अलग मिल लिए और केजरीवाल से अलग मिल लिए, जरा दोनों को एक साथ बैठा के बात तो करते कि नई दिल्ली में क्या करोगे भाई आप? राहुल गांधी क्या सीट लड़ेंगे या सारी की सारी केजरीवाल को छोड़ देंगे? हम वहां पर पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब में भी क्या केजरीवाल के लिए सब कुछ छोड़ देंगे? कांग्रेस पीछे हट जाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी और इनके दोनों के बीच में आपस में किस तरीके से तालमेल और किस तरीके से ये सामंजस्य बिठाने वाले हैं? ऐसे एक नहीं किंतु परंतु के अनेकों सवाल हैं, इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्या कांग्रेस सिर्फ अपनी 2-3 सीटें लेगी, माँ बेटे की, या और किसी सीट पर भी बहस करेगी, या किस गुणे पर, किस आंकड़े पर चलेगी? कौन से तथ्य उनको कहाँ बोलेंगे? कांग्रेस क्या इतना पीछे हटके किसी के साथ समझौता करने के लिए तैयार होगी? एक नहीं अनेकों ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब समय आने पर ही मिलेगा। पर मैं विष्णु साहब 1 मिनट के लिए रोकता हूं, इनका सवालों का जवाब वक्त के साथ मिलेगा या आपके द्वारा विपक्षियों के संदर्भ में जैसी कार्रवाई की जा रही है उससे निकलेगा? जितना आप डराएंगे, जितना आप तड़पाएंगे, जितना आप सम्मन भिजवाएंगे, क्या आपको नहीं लगता है उतना ही ये लोग एक दूसरे के संदर्भ में सेक्रीफाइस करते जाएंगे? आपका होना, आपका बना रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है बजाय अपने संदर्भ में विचार करने के। क्या कहते हैं, जीने का संकट आ गया ना। जी हिमांशु जी, यदि ये ईडी के डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं, सीबीआई के डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। एक आध उदाहरण ऐसा भी तो दे कि जहां ईडी ने गलत व्यक्ति को पकड़ा हो, सीबीआई ने गलत व्यक्ति को पकड़ा हो, सीबीआई और ईडी ने जिसकी तरफ उंगली दिखाई हो, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया हो। कोर्ट आज भी जो है वो उत्तर प्रदेश दिल्ली के वो मुख्यमंत्री को, देशमुख जी को, आज भी नहीं छोड़ने तैयार है, जमानत देने तैयार नहीं है। जिसको ये कहते थे कि बहुत बड़े नेता हैं, इन्होंने शैक्षणिक जगत में बहुत कमाल करके दिखा दिया है, वो फंस गए उसमें। और अब तो केजरीवाल के लिए भी सम्मान आ गया है। ये जो कार्रवाई चल रही है, ये अपनी अदालतों की कार्रवाई में उलझे रहेंगे और अदालतों की कार्रवाई के डर के मारे एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो किस चेहरे को लेके बैठेंगे, किस मुंह से बैठेंगे, एक दूसरे की सफाई किस तरीके से देंगे? केजरीवाल की सफाई राहुल गांधी देंगे कि राहुल गांधी की सफाई केजरीवाल देंगे? पर अजय विष्णु, ये सवाल तो इसी बात को लेकर है ना, ये देश के बीच में जाना ही ये कह के चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी सुनियोजित तरीके से विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। जनता के स्तर पर खत्म नहीं करा पा रहे हैं। जनता के स्तर पर 20 करोड़ वोट मिलते हैं, पर बाकी तो वोट विपक्ष के हिस्से में आए, उनके हिस्से में कुछ रह ना जाए, इसलिए उनको इस रास्ते से खत्म करने का अभियान चलाए हुए हैं। इसलिए इकट्ठा होना है। 70 बनाम 30 का चुनाव लड़ना है। 30% भाजपा के वोट के मुकाबले अगर 70% इकट्ठे रहेंगे तो कहाँ टिकेंगे आप? तो आपसे जानना ये चाहता हूँ, क्या कार्रवाई को थोड़ा धीरा करने की तो जरूरत नहीं है? क्या कार्रवाई में थोड़ी नरमी लाने की जरूरत तो नहीं है? क्या कार्रवाई के संदर्भ में पुनर्विचार की जरूरत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि आपके तेवर इन सबको वाकई जो आपके सवाल है सबको उत्तर देने के लिए बाध्य कर दे। भाई ठीक है, लो ना पंजाब, पर पहले मोदी जी से बचाओ, भाजपा से बचाओ, ठीक है ना, उड़ीसा में जिसको जो चाहिए ले जाओ, पर भाजपा का इलाज कराओ। क्या कहता है अजय विष्णु जी? जी जी जी, जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, ये भाव आ जाए तो वाकई में ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे।
पर ईमानदारी की बात यह है हिमांशु जी, अब हेलो जी हेलो जी 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 आपकी आवाज आ रही है। किस चीज से बात कर रहे हैं आप? हिमांशु जी मुझे बोलना है कि हाँ अजय जी आपको ही बोलना है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिसे जो चाहिए ले जाओ, ये भाव पैदा हो जाएगा कुछ कंफ्यूजन है। अजय जी आप बोले ना, आपकी आवाज आ रही है, आप ही से सवाल है। अच्छा, मैं वही कंफ्यूजन में था कि मेरे से बात हो रही है, किससे बातचीत हो रही है। यानी अभी जो परिस्थितियां ये बनाने की, जैसे ये कह रहे हैं ना कि ये एक झूठा डरा रहे हैं इन लोगों को, इनके चेहरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने इस बात को कहा ना कि एक एक करके चेहरों को पब्लिकली नहीं निपटा रहे हैं, हम इनको जो है इनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? अडानी का शोर मचा रहे हैं, हिंडनबर्ग का शोर मचा रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। ये क्या कोशिश कर रहे हैं? ये भी तो कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि हम कहीं भी किसी प्रकार से मोदी जी को नहीं घेर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि को खराब नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी मामले को करो। अब जेपीसी वाली बात इतनी सामान्य रूप से समझदारी की बातचीत है कि जेपीसी से ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है, वो जांच कर रही है। वो एक्सपर्ट्स की कमेटी जांच करेगी कि सांसदों की कमेटी जांच करेगी? कौन किस नतीजे पर पहुंचेगी? एक बार सांसदों के एक्सपर्ट्स की कमेटी की जांच आ जाए, फिर सांसद उसका उधेड़बन करते रहे, पोस्टमार्टम करते रहे, फिर जेपीसी बन जाए तो बात समझ में आती है। इस छोटे से मुद्दे पर इन्होंने, जेपीसी के मुद्दे पर पूरी लोकसभा सत्यानाश कर दी, बजट सेशन चलने नहीं दिया। बेरोजगारी की बात आज की तारीख में आपके मंच पर बैठकर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात वहां नहीं करी। महंगाई की बात आज टीवी पे बैठ के करने तैयार हैं। महंगाई का उन्होंने वहां पर क्यों नहीं रोया? वहां तो उनको सिर्फ जेपीसी दिखी, क्योंकि उनको यह लगता था कि अडानी के नाम पे हम उनकी छवि को खराब कर देंगे। अल्टीमेटली इनके ज्वाइंट जो फ्रंट बना हुआ था, जिसने जेपीसी और अडानी के नाम पर इतना हल्ला किया, उसकी हवा तो स्वयं पवार जी ने निकाल दी। आज की तारीख में ना तो उनके पास जेपीसी का कोई मुद्दा बचा, ना हिंडनबर्ग और अडानी का कोई मुद्दा बचा। और इसके बाद बाहर आने के बाद में अब ये फिर इकट्ठे होने का जो प्रयास करेंगे, ये बात आपका कहना ठीक है। आज की तारीख में ये सब डरे हुए हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। पर चोर चोर मौसेरे भाइयों के दम पे कोई सेना नहीं खड़ी होती, और सेना ये खड़ी भी कर ले तो विश्वास जनता का कहां से अर्जित कर पाएंगे? जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी, ना अभी करेगी और न चुनाव के बाद यदि कहीं का धोखे धंधे से मेजॉरिटी में आ भी जाए तो लड़ मरेंगे। ये जनता जरूर अच्छे तरीके से जानेगी। इसलिए इनकी सारी विपक्षी एकता जो है, वो विपक्षी एकता कहीं भी। तो अजय विष्णु जी तो कोई गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो टिप्पणी कर दी, चोर चोर मौसरे भाई। इंजीनियर इमरान लतीफ जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल देश के लिए संभावना थे। क्या हो गया इमरान जी? अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे भैया सब मिल जाओ और भाजपा के खिलाफ लड़ जाओ। क्या हुआ? अपने आप से भरोसा चला गया? राहुल गांधी के नेतृत्व में मैदान में जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाकी सारे नेता बोल रहे हैं कांग्रेस के बगैर गठबंधन का कोई मतलब नहीं। आप तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़के अस्तित्व में आए, अब कांग्रेस के साथ लड़ेंगे तो आपकी विश्वसनीयता क्या रहेगी? साख क्या रहेगी? इज्जत क्या रहेगी? भरोसा क्या रहेगा? बड़ा गंभीर सवाल आ गया है महाराज जी। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, और चाहे देश की किसी भी विपक्षी पार्टी या उसके नेता की बात करें, उसके मुखिया की बात करें, देश से बड़ा कोई नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को पहले दिन से कह के रखा है, जब से हम लोग राजनीति में आए, आंदोलन में आए, पार्टी बनाई, सरकार में आए, विस्तार हुआ, राष्ट्रीय पार्टी बने, हर एक मरहले पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी इस बात को हम कार्यकर्ताओं को भी समझाते रहते हैं कि देश पहले है, पार्टी बाद में है, दल बाद में है, नेता बाद में। और आज देश पे बनाई है। आज हो क्या रहा है देश भर के अंदर? आज देश भर के अंदर हो ये रहा है कि जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ में से एक पिलर है विपक्ष जी, उसको गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से
ढहाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपनी लठायत एजेंसियों के जरिए कर रही है। जी जब संविधान नहीं रहेगा, जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो देश कहां बचेगा? और जब देश ही नहीं बचेगा तो काहे का प्रधानमंत्री और काहे का नेता और काहे की पार्टी? तो अभी तो मामला देश को बचाने का है। देश को लूट के खाया जा रहा है, देश के खजाने को लूट के कंगाल किया जा रहा है। मामला वहां पर उस चोरी को रोकने की बात है। बेरोजगारी से पूरे नौजवान जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उनको कुछ राहत देने की बात है, कुछ सुकून देने का काम करने की जरूरत है और उसके लिए एक होना जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक सच है कि ये बेईमान पूंजीपति मित्रों के सामने घुटनों के बल जाकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बैठ गई है। इनसे कुछ नहीं हो सकता है। ये सब मिल के सिर्फ और सिर्फ काले धन को मैनेज करने का खेल कर रहे हैं। कभी मोदी अडानी महाघोटाले के जरिए, कभी फर्जी फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा इन्वेस्ट करा के, कभी जो भगोड़े पूंजीपति हैं जो देश का पैसा लेकर लूट के भाग जा रहे हैं बाहर, उनको फ्लाइट पे बिठाकर, यानी कुल मिलाकर देश की, चाहे आप देश की जो एजेंसियां रही हैं, देश की जो संस्थान रहे हैं, देश की जो सरकारी कंपनियां रही हैं, उनको बेचकर, चाहे एयरपोर्ट बेच दीजिए, चाहे आप जमीन बेचिए, आसमान बेचिए, आकाश बेचिए, पाताल बेचिए, घोटाला करिए। तो ये आज सबसे बड़ा मसला है कि जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, और वही पार्टी देश और दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े महाघोटाले में लिप्त है। जो मैं रोकना चाहूंगा इमरान लतीफ जी, बहुत बढ़िया शब्द जाल के साथ आपने बात की प्रस्तुति की है, मुरीद हो गया मैं आपका। लेकिन क्या करूं, आपका इतिहास है ना पार्टी का, भूलता नहीं भुलाए, इतनी शिद्दत से आपने याद कराया, पाठ्यक्रम के तरीके से याद हो गया। भाई कांग्रेस को तो आप देश की बर्बाद करने वाली पार्टी बताया करते थे। केजरीवाल जी ने दिल्ली की गली गली में चिल्लाया देश की समस्या ही कांग्रेस है। आज कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हो और बता रहे हो कि देश पहले, जिस पर कल तक आपका आरोप था कि देश को बर्बाद कर दिया, देश बचाने के लिए उस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी के साथ खड़े हो गए। किस लिए? कट्टर ईमानदार हम लोग हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान रखा हुआ है मेरे पास, जिसमें वो बोल रहे हैं अगर मनीष सिसोदिया बेईमानी करे मेरा कुछ नहीं लगता, जेल में डाल देना। सत्येंद्र जैन मेरा कुछ नहीं लगता, जेल में डाल देना। अब डल गए तो कह रहे हाई ये क्या कर दिया, हाई ये क्या कर दिया। तो जानना यह है इमरान लतीफ जी आपसे कि ये वक्त के साथ में बदलाव कैसे आ गया आप में। आप तो कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर अपने आप को दिखाते थे, आज कांग्रेस के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की भाषा अरविंद केजरीवाल जी ने नीतीश कुमार के साथ बोली है। भाई समय आ गया है, हम सबको एक रहना है, मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। क्या से क्या हो गए आप? देखिए हिमांशु जी, हम भाजपा के खिलाफ क्यों हैं, उसके लिए सैकड़ों तथ्य मैंने 2 मिनट के अंदर आपको गिना दिए जी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस के साथ, बिल्कुल कांग्रेस के हम कोई बहुत बड़े हमदर्द नहीं है, इस बात को हम अब भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ जो हमारी दुश्मनी रही है, जो विरोध रहा है, जो मतभेद रहा है, वो कभी हमारी देशभक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, देश बचेगा तब तो लूटेंगे खाएंगे ये लोग। अभी मसला देश को बचाने का है। तो देश कौन से खतरे में आ गया इमरान लतीफ जी, थोड़ा हमें ये भी पता चल जाए। देश को बचाने का है, क्या हो गया देश के संदर्भ में? आप चुने गए, दिल्ली में शपथ नहीं दिलाई आपको, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ छोड़ के लालू यादव जी की पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उनको, शपथ नहीं हुई उनकी। ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद जीत गई, राज्यपाल ने शपथ कराने से इंकार कर दिया। या धारा 356 लग गई, इतने लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, कहां धारा 356 लग गई। देश कौन से खतरे में आ गया, थोड़ा बताएं तो सही ना। डरा दिया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि देश का पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो समझाएं तो सही देश को, कहां खतरे में आ गया। बहुत मजेदार सवाल आपने किया हिमांशु भाई, बहुत मजेदार किया आपने। दिल्ली का ही जिक्र करूंगा, एमसीडी के अंदर चुनाव हुआ था, आम आदमी प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी, और कौन कौन सा नाच किया गया था एमसीडी के अंदर, आपने देखा, आप उस बात को स्पष्ट देख रहे थे। बिल्कुल देखा। आपकी मेयर बनी कि नहीं बनी? कब बनी? कितना संघर्ष करना पड़ा? तो क्या आप चाहते हैं कि यही प्रक्रिया फॉलो हो जो
जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतने के बाद मेयर 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद संघर्ष करके बना, वैसे ही आप वही व्यवस्था चाहते हैं और आपको लगता है कुछ गलत नहीं हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है इमरान जी कि देश अगर बर्बाद हो रहा है तो तब मानता जब इनकी कोशिशें सफल हो जाती। कोशिश हुई, पर इस देश में संविधान के तहत संचालन की व्यवस्था है, बनाना मेयर, रोकने की कोशिश हुई आपको राष्ट्रीय पार्टी के संदर्भ में, पर कर्नाटक चुनाव से पहले मिला ना आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लग रहा है ये देश इतना कमजोर है, या एक नेता या एक सरकार इतनी ताकतवर हो जा रही है कि देश में कुछ बच नहीं रहा, संविधान नहीं बच रहा, नागरिक का अधिकार नहीं बच रहा, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा? वाकई ऐसा है? अब मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूँ, कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार है? जी। कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार इस समय है? जी। उसमें जीती सरकार कितनी है और लूटी हुई सरकार कितनी, आपको कैलकुलेट करके देख लीजिए। जी। लूटी हुई सरकार कितनी है और जीती हुई सरकार कितनी है, इस तथ्य को आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं। जी। एक में आसाम में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो उनके पास एक अदद नेता नहीं होता है कि जिसके नाम पर वो वहां चुनाव लड़े। ये चेहरे की बात बहुत करते हैं, बार बार चेहरा पूछते हैं, दूल्हा पूछते हैं। आसाम में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, इनको चेहरा नहीं मिलता है तो इनको ईडी का सहारा लेना पड़ता है, सीबीआई का सहारा लेना पड़ता है। और वाटर स्कैम के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को जब ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए उस पर दबाव बनाकर, जांच का दबाव बनाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है और उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया, जरा मुझे इसको समझा दीजिए, मैं आज तक पता नहीं। इमरान लतीफ जी, आप कौन से तथ्यों के साथ में हैं? भाई गए थे असम में चुनाव लड़ने के लिए, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या मुख्यमंत्री बनाए थे? मुख्यमंत्री तो सर्बानंद सोनोवाल को बनाए थे, 5 साल तक बना के भी रखे। 5 साल के बाद दोबारा आए तब हेमंत बिस्वा शर्मा को मौका मिला। तथ्य ईमानदारी से रखिए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा ईडी सीबीआई के दबाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया जी? तो उसके बाद क्या वो उस जांच का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे वाटर स्कैम बहुत बड़ा घोटाला है, पूरे देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो या तो आप तब गलत थे या तो अब गलत है। मुझे जाना तो था ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास, लेकिन सवाल भाजपा के संदर्भ में उठते हैं तो अजय विष्णु जी के पास आना पड़ेगा। पूरे देश में विपक्ष को यह शिकायत है, ये जो सरकारी एजेंसियां हैं ना, इसे आपने अपने विस्तार का मॉडल बना लिया है, उपकरण बना लिया है, औजार बना लिया है। विपक्ष के जितने नेता हैं या तो जेल में दिखेंगे या भाजपा में दिखेंगे। फैसला नेताओं को करना है। भाजपा में आएंगे तो सारे गुनाह माफ़ हैं, नहीं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, इसलिए आपकी जगह जेल में दिखेगी। अजय विष्णु जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना इस पर, इस कमाल के मॉडल के संदर्भ में थोड़ा आप जैसा अनुभवी राजनीतिक कुछ तो कहे। अब ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी के संदर्भ में बोल रहे थे। हेमंत जी, आप ही ने बता दिया कि सोनावाले जी रहे 5 साल तक, ये नेपथ्य में इंतजार करते रहे। उस 5 साल में एक भी दाग इनके ऊपर नहीं लगा, और जब कोई दाग नहीं लगा और जनता के बीच में स्वीकारता इनकी दिखी तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये कौन सा पुराना इतिहास सुना रहे हैं और उस इतिहास का नतीजा क्यों नहीं निकला? जिस समय हेमंत बिस्वा शर्मा की बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस की सरकारें थी ना उस समय, जब ये कांग्रेस में थे, तो उस समय इन्होंने कहीं क्यों कुछ नहीं किया। उस समय की बातचीत नहीं करते हैं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के नई सिरे पे बातचीत करते हैं। 1-2 उदाहरण ऐसे इनके पास होंगे वो जिसको गिना रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि आज की तारीख में मोदी जी स्वयं या मोदी जी की सरकार के एक भी मंत्री के खिलाफ पूरे देश भर में एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं लेके आ पाए हैं। हल्ला चाहे जितना मचा लें, ये 2-2 बार इतनी जोर जोर से बोलते रहे कि घोटाले, महाघोटाला। अरे कौन सा घोटाला, कितने रुपए का घोटाला, किसका घोटाला, ये भी तो बताओ भाई। कोई तथ्यात्मक बात तो करें। ये सिर्फ घोटाले के हल्ला मचा के, हवा छोड़ के, जेपीसी का माहौल बना के देश भर को आप भरमाना चाहते हैं कि देश पूरा बर्बाद होने जा रहा है। आपने जो सवाल उनसे पूछे बहुत मौजूद सवाल थे कि देश किस तरीके से कहाँ बर्बाद हो रहा है, इस बात को तो आप बताइए। कहीं किसी 1-2 प्रदेश में यदि कोई ऐसा नाम बता सकते हो कि जिसको गलत लपेट लिया गया हो, जो सिद्ध सही हो गया हो और उसको गलत तरीके से ले गए और वो छूट के वापस आ गया हो। एकाध ये नाम ले नहीं सकते हैं। ईडी और सीबीआई के हर
जो भी स्टेप उठा है, जिसके खिलाफ भी उठा है, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ है, दोषी सिद्ध हुआ है। और इसके कारण जनता आज की तारीख में ईडी और सीबीआई के किसी भी मामले को खिलाफ में नहीं मानती है। मेरे ख्याल से अपन कहीं और भटक गए हैं। विपक्षी एकता की बातचीत को फिर लेके आना हो तो 1977 के संदर्भ को जरूर याद कर लेना चाहिए। 1977 में पूरी विपक्षी एकता जिस रूप से हुई थी, ऐसी विपक्षी एकता दोबारा इसलिए नहीं होगी कि 75 से 77 का आपातकाल वाला वातावरण दोबारा इस देश के अंदर पैदा नहीं होगा, देखने नहीं मिलेगा। और न सिर्फ आपातकाल का वातावरण, जयप्रकाश जैसा सर्वमान्य नेता भी हमको देखने को नहीं मिलेगा, जिसको खुद कुछ नहीं लेना देना था, सब कुछ देना ही देना था। वो एकता की कल्पना आज की तारीख में विपक्ष नहीं कर सकता। अजय वैष्णव जी दो बातों को लेकर मुग्ध है। उनका कहना है कि एक तो इनके पास में जयप्रकाश जी जैसा नेता नहीं है, और दूसरा उन्हें लगता है कि 75 से 77 तक में विपक्ष इतना प्रताड़ित हुआ था, हमारे राज्य में भी इतना प्रताड़ित नहीं हुआ है कि उस तरीके के त्याग के साथ संघर्ष करने के लिए मैदान में आ जाए। इमरान जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर जाके इस पर ब्रजमोहन जी की टिप्पणी लेंगे, पूछेंगे उनसे अभी प्रताड़ना कितनी बाकी है। जी इमरान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता था, अभी अजय जी ने एक बात कही जी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बारे में कि कितने लोगों को क्लीन चिट मिल गई और कितने लोगों को कन्विक्ट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है, बताएंगे जरा से हमको? पिछले 8 साल के अंदर जब से ये सरकार के अंदर आए हैं जी ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5%। एक आंकड़ा हो गया। दूसरा जो है 95% केसेस में ईडी ने विपक्षी नेताओं के ऊपर ही कार्रवाइयां की हैं, उनके घर पे छापेमारी करी है। भाई क्या पूरा विपक्ष ही चोर है? और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बिल्कुल पाक साफ हैं, या जो लोग विपक्ष की पार्टियों में से, चोर पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहा लेते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती? उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इंजीनियर इमरान लतीफ जी के द्वारा जो दलील दी गई है, दलील हर स्तर पर आ रही है। भाजपा को इसका उत्तर खोजना चाहिए। लेकिन ब्रजमोहन जी, हमें तो उसका उत्तर खोजना है जो अजय विष्णु जी ने अपने भरोसे के संदर्भ में व्यक्त किया। पहले ना तो विपक्ष इतना प्रताड़ित हुआ जैसा 75 से 77 के दौर में था, जिसमें पार्टियां इतना डर गईं और इतने त्याग के लिए तैयार हो गईं कि जनसंघ जैसा 25-27 साल पुराना राजनीतिक दल अपने वजूद को मिटा दिया और जनता पार्टी में समाहित हो गया। दूसरा उनका कहना है ऐसा त्यागी तपस्वी भी कोई नहीं है जो जयप्रकाश जी की जगह ले सके। तो इन दोष मुद्दों के आधार पर अजय विष्णु जी को भरोसा है। आप लोग बैठ सकते हो, कॉफ़ी वॉफ़ी भी साथ में पी सकते हो, पर इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्या कहते हैं आप? देखिए कि चूंकि अजय भाई उसी मूवमेंट से निकल के नेता बने, मुझे मालूम है अजय भाई को मैं जानता हूँ उस समय से, और हम लोग साथ साथ उस समय काम भी कर रहे थे। तो अजय भाई का उस समय का जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत बदलाव आया है। आज हालात क्या है? आज हालात देश में ये हैं कि मुद्दा यहाँ पे आके अटका हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों का तो भ्रष्टाचार देख रही है, लेकिन उनके साथियों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है वो उनकी निगाहों से विलुप्त है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट के 12 लोगों को बाहर करना पड़ा। उसमें से एक जो सबसे निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति थे, गहलोत साहब, उनको तो इनाम दे दिया और उनको गवर्नर बना दिया कर्नाटक का। लेकिन बाकी के जो 11 जो लोग मेरे विचार से भ्रष्ट थे, क्योंकि उनके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री को पहले से जानकारी मिल गई थी, उन सारे लोगों को निकाल के बाहर करना पड़ा उन्हें। अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से काम करते होते और उनके मन में वाकई भ्रष्टाचार से लड़ने की मंशा होती, तो वो देश को कहते कि मैंने 11 लोगों को निकाला है, इनकी फाइलें मैं पूरे देश के सामने रख रहा हूं, आइए और देखिए, बताइए कि इसमें उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन 11 लोगों को बचाने के लिए दीवार बन के खड़े हो गए, फाइलों तक नहीं पहुंचने दे रहे। आपकी अपेक्षा कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं हो गई राजनीति में? आप जा रहे हैं कि हमसे तो गला काटा नहीं जा रहा है, अब आप ही उपकार करोगे, अपने हाथों से गला काट के हमारे हवाले कर दो। कुछ इस प्रकार की अपेक्षा आपकी नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चेहरा है वो झूठा है। वो जो देश को कहना चाहते हैं उससे अलग हटके काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरों के भ्रष्टाचार को देख रहे हैं, आप उदाहरण के लिए देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो रीजनल डायरेक्टर थे ईडी के, 11 बजे इस्तीफा देते हैं राजेश्वर जी, और 11:05 पे बीजेपी उनको टिकट दे देती है। तो उस आदमी के किए गए किसी भी कार्य को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ही तो काम माना जाएगा जी। तो मेरा अभी जो सबसे मूल जो प्रश्न है वो ये है
कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को किया जा रहा है, साथ ही साथ विपक्षी दलों को के वजूद को मिटाने की जो कार्रवाई चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए ब्रजवंश श्रीवास्तव जी, इतनी बड़ी बड़ी दलील आप दे रहे हो, ये महाराष्ट्र में सरकार चला रहे थे ना? आपकी सरकार का गृह मंत्री वसूली के मामले में जेल में था, आपसे इस्तीफा नहीं लिया गया। आपके यहाँ का एक और मंत्री नवाब मलिक जाने कितने ही महीनों तक जेल में रहा, मंत्री बन के ही रहा। इमरान लतीफ़ जी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इनके मंत्री जी भी कितने महीने तक जेल में मंत्री बनकर ही रह लिए। और आप चाहते ही हैं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, भाजपा के संदर्भ में, उन्होंने 11 मंत्री बाहर निकाले, उन्हें बाहर निकालना पड़ा नहीं, उन्हें साथ में ये भी कहो कि वो भ्रष्टाचारी थे, उनकी फाइलें भी दो। मतलब आपके संदर्भ में इतनी गंभीर कार्रवाई हुई तो भी आप इस्तीफा तक नहीं लेंगे, और दूसरे के संदर्भ में आप चाहते हैं कि ना इस्तीफा ही नहीं लिया आपने। आप साथ साथ बताओ भी कि वो भ्रष्टाचारी थे। भ्रष्टाचार ही केवल मंत्रिमंडल से बाहर करने का कारण नहीं होता। आप तो बहुत मजे हुए राजनीति के ब्रजमोहन जी। संगठन में उपयोगिता भी हो सकती है, मंत्री के तौर पर अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन ना करना भी हो सकता है, स्वास्थ्यगत कारण भी हो सकते हैं, समीकरण भी हो सकते हैं। आपने सीधे मान लिया, अगर मंत्रिमंडल से बाहर निकाला मतलब भ्रष्टाचार किया। हिमांशु जी, आपको 11 मंत्रियों के नाम याद आ रहे हैं जिनको निकाला था, सीन से गायब हो चुके हैं, पता नहीं है वो हैं कहाँ। क्या बात, दिखते नहीं है? रोज पत्रकार वार्ता में भाजपा कार्यालय में बैठ के वही आपके खिलाफ मोर्चा लेते हैं। भाजपा कार्यालय में नहीं जा रहे, वो अपने घर से करते हैं। भाजपा कार्यालय में उनकी एंट्री बंद है जी। वो अपनी उपयोगिता बताने के लिए चैनल पे आ जाते हैं। ब्रजमोहन जी जो कह रहे हैं उसके संदर्भ में अजय भाई के पास कुछ कहने के लिए एक बार उनकी बात सुनते हैं, फिर मुकेश नायक जी के पास रुक करते हैं। जी अजय जी, आपका कुछ कहना इस पर? नहीं, अभी ये आपने रविशंकर जी का नाम लिया, मैं प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम ले रहा हूं। केरल में आज की तारीख में खम ठोक के खड़े हुए हैं लगातार। वहां पे सबसे गंभीर चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, उस प्रदेश को संभाल रहे हैं, उनकी उपयोगिता वहां पर दिख रही है। ये गहलोत जी का नाम लिया, मैं गहलोत जी को जानता हूं, हम लोगों ने साथ में पार्टी में काम किया है। मैं जब प्रदेश का युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, वो मेरे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी उपयोगिता अपनी जगह थी, संगठन में भी थी, सरकार में भी थी, और सरकार के बाद में भी उनकी उपयोगिता उम्र के लिहाज से जब सीनियर हुए तो गवर्नर के रूप में मानी गई। तो आज गवर्नर के रूप में भी कर्नाटक जैसा राज्य उनको दिया गया। बहरहाल हम विपक्षी एकता पर वापस आते हैं। विपक्षी एकता के केंद्र में एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के संदर्भ में है कि लगभग अधिकांश नेता जो विपक्ष में मौजूद हैं इस बात को मानने के लिए तैयार हुए हैं कि कांग्रेस के साथ ही कोई गठबंधन बन सकता है। इसे कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर नायक साहब आप देख रहे हैं। ये जो तमाम नेता थे कांग्रेस को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरे मोर्चे की बात देश में बहुत होती थी। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की बड़ी सफलता है कि तीसरा मोर्चा अप्रासंगिक हो गया? बोले मोर्चे दो ही रहेंगे, एक तरफ भाजपा रहेगी, नरेंद्र मोदी रहेंगे, दूसरी तरफ हम सब रहेंगे। क्या कहते हैं? कांग्रेस की बहुत मदद कर दी नरेंद्र मोदी ने। जो नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि कांग्रेस विहीन भारत का निर्माण करना, तो पूरी एकता और भारत के भविष्य को लेकर और भविष्य के चुनाव को लेकर कांग्रेस को अपरिहार्य माना जा रहा है। ये कोई साधारण बात है क्या? देखिए, जब गठबंधन होता है तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता जी। गठबंधन में सुविधा और असुविधा नहीं देखी जाती। गठबंधन में समान उद्देश्य को लेकर चला जाता है। ये अलग बात है कि भारत की राजनीति में बीजेपी जिन राज्यों में विपक्ष के साथ गठबंधन करके चल रही थी, वहां रीजनल पार्टी बेचैनी महसूस करके इनके सबसे ज्यादा एलाइज इनका साथ छोड़कर भागे जी। उसका कारण है कि ये हर राज्य में उनको निगलने का प्रयत्न करते और एकाधिकार की वृत्ति उनकी वहां साफ साफ दिखाई देती है। देखिए, अभी माननीय बिश्नोई जी ने दो बातें कही जी, बड़ी तल्ख टिप्पणी की विपक्षी एकता को लेकर के तोड़ मौतेरे का। दूसरी उन्होंने बात की अडानी को लेकर, जिसमें उनका सुर अडानी के पक्ष में दिखाई दिया। मैं उनसे दो प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न ये पूछता हूँ कि 13 लाख करोड़ रुपए जो इस देश के लोगों के, गरीबों के, जिन्होंने शेयर्स में लगाए थे, वो कोई साधारण बात है क्या? 13 लाख करोड़, 63,000 करोड़ केवल जीवन बीमा निगम का गया है, जो गरीबों ने अपने स्वास्थ्य के लिए, वाहन के लिए, अलग अलग चीजों के लिए
जो पैसे उन्हें दिए थे, 63,000 करोड़ रुपए एक संस्था का गया है जो जनोपयोगी संस्था है। जी। दूसरा प्रश्न मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत माफी मांगते हुए, इन्होंने बहुत तर्क की टिप्पणी की केवल इसलिए। मुझे विश्नोई जी ये बताए कि जब ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो इनका कार्यकाल ऐसा रहा कि इन पूरी पार्टी ने, इतने वरिष्ठ नेता होते हुए भी ये आज हाशिए में पड़े हुए हैं, इनके हाथ जोड़ लिए थे कि भैया मंत्रिमंडल में अब आप रहने दो, विधायक बन रहो। इनका कार्यकाल चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य मंत्री को लेकर जैसा रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि ये टेलीविजन पर ईमानदारी की और चरित्र की और एक पॉलिटिकल एक्सीलेंस की बात करें, लेकिन इनके आचरण में जो बात नहीं है उस पर तल्ख टिप्पणी करने का इनको राइट नहीं है। आज तक बीजेपी इनसे हाथ जोड़े हुए है कि भैया आप हाशिए ही में रहो। अब जो मुकेश नायक जी आपने टिप्पणी की है, तो अजय विश्नोई जी अगर मंत्रिमंडल में नहीं हैं तो कई लोग मंत्री इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि जो लोग शीर्ष पर होते हैं वो खतरा महसूस करते हैं। अजय विश्नोई भी मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा ही किरदार है। जो लोग आज शिखर पर दिखाई दे रहे हैं वो अजय विश्नोई की संरक्षण में ही अपनी राजनीति को शुरू किए हैं। ये भी एक इतिहास है जिसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, और ऐसे कई आपके साथ के लोग भी हैं जो कांग्रेस में हैं। मुकेश नायक के संदर्भ में भी और अजय विश्नोई, दो हमारे पास ऐसे अतिथि हैं जिनके पास बैठकर कईयों ने राजनीति सीखी और अभी कहीं और दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मुद्दा इस बात का नहीं, हम विषय पर वापस लौटे तो एक बात साफ तौर पर समझ में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दोनों विपक्ष को एहसास कराने में कामयाब है कि अकेले अकेले तो बात बनेगी नहीं, साथ आना होगा। निदा फाजली ने एक कमाल का शेर कहा था कि दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो वहां तक का मामला तो बन गया है, पर क्या दिल भी मिल जाएंगे और दिल मिलकर क्या एक लक्ष्य पर आ पाएंगे, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। पर इतना तय है कि भाजपा को अपनी योजना पर विचार करना होगा। इतनी ही तेवर, इतनी ही तलखी, इतनी ही कार्रवाई विपक्षियों के नेताओं के खिलाफ जारी रखनी है या उसमें कुछ नरमी लानी है। ऐसा तो नहीं ये कार्रवाइयाँ और मजबूती को बढ़ा दे कि फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं, विचार करेगी भाजपा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि मैदाने जंग आने से पहले पलट गए, कि मैदाने जंग आने से पहले पलट गए, निकले थे लेके हाथ में तलवार सबके सब। असद बदायूनी ने जो ये बात कही थी, ये थोड़ा विपक्षी एकता के संदर्भ में संदेह पैदा करती। ऐसा तो नहीं जो आज साथ आने की बात कर रहे हैं। जब 2024 आए तो पता चला जो सामने तलवार लेकर जा रहे थे वो एक बार फिर आमने सामने तलवार लेकर खड़े हो जाए। दिलचस्प रहेगा 2024, निगाह बनाए रखेंगे और मौके मौके पे बात भी करते रहेंगे। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, सोमवार को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए तदपड़ा।